और चलिए अब बात करते हैं शराबबंदी पर उठे सवाल की। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर शराबबंदी पर सवाल उठाया है। उन्होंने शराबबंदी को बिहार के लिए नुकसानदेह बताया है और शराबबंदी को खत्म करने की मांग की है, जिसके बाद सियासी बहस छिड़ चुकी है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। विदेश वाला टूरिस्ट ये सब लोग आवा थे, अगर उनका खाए पिए के प्रबंध न करवाए तो वो न ठहरता थे और न ठहरता थे तो विदेशी मुद्रा से हमारी क्षति होते। शराबबंदी की नाकामियों पर मुखर रहने वाले जीतन राम मांझी ने एक बार फिर शराबबंदी पर सवाल उठाया है। शराबबंदी से हो रहे नुकसान का जिक्र करते हुए मांझी ने सीएम नीतीश कुमार से शराबबंदी को खत्म करने की मांग कर डाली। तेजस्वी बाबू, हम समझे कि तू अगर कहा बाबू अगर चाहिए हो सको हम हूँ भीतरे भीतरे जाकर के हम हूँ बात हम कहबो। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के कहल देते कि एकरा पर रिस्ट्रिक्शन न लगावे के चाहिए और रिस्ट्रिक्शन जो लगा दिलू है ना अति सर्वत्र वर्ज्य कहल जाए और नींबू ज्यादा अच्छे से कहा हुआ है तीता हो जाए। जीतन राम मांझी ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी अपील की कि वो सीएम से शराबबंदी को खत्म करने की मांग करें, लेकिन जब इस पर तेजस्वी यादव से सवाल हुआ तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। उनका अपना विचार नहीं है, उन्होंने अपना रखा है। क्यों नहीं रखना चाहिए? सबको अपना विचार रखना चाहिए। विचार रखने में कोई दिक्कत है क्या? किसी को आपत्ति थोड़ी ना होनी चाहिए। इम्प्लीमेंट की जाएगी। इम्प्लीमेंट किया नहीं जाएगा, नहीं लिया जाएगा, ये तो सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया था, सब दल के लोगों ने। शराबबंदी पर उठाए गए मांझी के सवालों ने एक बार फिर बिहार में शराबबंदी पर बहस छेड़ दी है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि वो शुरू से ही शराबबंदी के खिलाफ रहे हैं। मैं शराबबंदी के बिल्कुल विरोध में हूँ, पहले दिन से हूँ और मैं कोई इसलिए नहीं कहता हूँ कि लागू नहीं, मैं इसको पहले दिन से विरोध इसका कर रहा हूँ। मांझी के सवाल पर जेडीयू और आरजेडी नेताओं का कहना है कि शराबबंदी सबकी सहमति से लागू हुई थी, जबकि बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार के विजन पर अब पार्टी के अंदर और बाहर दोनों ही जगह से सवाल उठने लगे हैं। उनको अधिकार है, राज्य के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हम केवल यही अनुरोध करना चाहेंगे कि सदन में कही हुई बात सही, सदन में लिया गया संकल्प सही, ह्यूमन चेंज जो आपने बिहार में इस सवाल पर बना था, क्या उसमें भागीदारी गलत थी? नीतीश कुमार के नेतृत्व पे और उनके विजन पे अब सवाल तो उठ ही रहे हैं, चाहे वो पार्टी के अंदर से हो या गठबंधन दलों से हो। और जीतन राम मांझी लगातार इस विषय को उठाते हैं, लेकिन कभी भी इस विषय को लेकर गंभीर नजर नहीं आते। कहने को बिहार में शराबबंदी है, लेकिन हर रोज शराब पकड़ी जाती है। जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला भी यूं ही चलता रहता है और ऐसे में शराबबंदी पर सवाल तो उठेंगे ही। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली, गोपालगंज से गोविंद और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और चलिए अब आप शराबबंदी पर मांझी के सवाल के मायने को समझिए। देखिए, बिहार में 2016 में शराबबंदी लागू की गई थी। सरकार ने शराबबंदी को सफल बनाने के तमाम जतन किए, फिर भी बिहार में शराब का मिलना बंद नहीं हुआ। आए दिन बिहार में शराब की खेप पकड़ी जाती है। समय समय पर शराब से मौत की खबरें भी सामने आती हैं। वहीं दूसरी ओर शराबबंदी की वजह से राजस्व का नुकसान हुआ। बड़े पैमाने पर शराबबंदी के केस रजिस्टर किए गए, जिसकी वजह से बिहार की जेलों में बोझ बढ़ा। शराबबंदी की वजह से कोर्ट में केस पेंडिंग हुए और तो और अपराधियों की बजाय पुलिस शराब खोजती रही। और यही तमाम वजह है कि जीतन राम मांझी शराबबंदी पर अक्सर सवाल उठाते रहे हैं। मांझी का यह मानना है कि शराबबंदी की वजह से गरीब परेशान हुए। बड़े लोग घर में पीते हैं और शराबबंदी का मखौल उड़ाते हैं। बड़े लोग शराब पीकर सो जाते हैं और प्रतिष्ठित लोग कहलाते हैं, जबकि गरीब लोग शराब पीकर हल्ला मचाते हैं, हल्ला करते हैं और पकड़े जाते हैं। मांझी का यह मानना है कि शराबबंदी की वजह से पर्यटन क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है। और एक बार फिर से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने शराबबंदी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और इसकी वजह से बिहार में सियासत इस वक्त गर्मा चुकी है। बढ़ते हैं आगे। गोपालगंज में शुक्रवार को क्रिकेट खेलने को लेकर हुए विवाद में छात्र अंकित की हत्या कर दी गई थी।
हत्या के विरोध में लोगों ने शव के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने प्रदर्शनकारियों पर पत्थरबाजी की और फायरिंग भी हुई। इस घटना के बाद पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च किया। फिलहाल मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। कानून को कोई अपने हाथ में नहीं लेंगे। जो दोषी व्यक्ति है हम लोग उस पर पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। ये प्रदर्शन और बवाल उस छात्र की हत्या के बाद पैदा हुए गुस्से का नतीजा है, जिसकी हत्या शुक्रवार को गोपालगंज में चाकू गोद कर दी गई थी। छात्र का नाम अंकित कुमार है। अंकित की हत्या क्रिकेट खेलने के छोटे से विवाद में हुई। परिजनों का आरोप है कि हरिओम कुमार और अंकित दोनों शुक्रवार की शाम बाजार जा रहे थे। इसी दौरान बसडीला गांव में मस्जिद के पास युवकों ने उन्हें रोक लिया और दोनों को चाकू के साथ ही लाठी डंडे से पिटाई कर दी। मौके पर अंकित की मौत हो गई, जबकि हरिओम की हालत गंभीर बनी हुई है। यही जानकारी मिल के मेरे भाई को मार दिया गया है। वहाँ पे गलत दबा के मुसलमानों ने, औरतों ने, सब जेंट्स मिलकर मार दिया है लोग। हाँ, बेटा का बदला में बेटा चाहिए हमरा, के सब बेटा का बदला में बेटा चाहिए, हम सब बाबू हमारा। छात्र की हत्या से नाराज लोगों ने बसडीला गांव में शव के साथ प्रदर्शन किया। इसी दौरान मुस्लिम पक्ष के लोगों ने प्रदर्शनकारियों के साथ ही पुलिस पर भी पथराव शुरू कर दिया। पथराव में माझा थानेदार विशाल आनंद सहित कई पुलिसकर्मी चोटिल हो गए, जबकि मीडिया कर्मियों को भी चोटें आईं। मैं आम जनता से अपील कर रहा हूं कि हम लोग पूरी तरीके से अलर्ट हैं, हमें सहयोग करें। जो अपराधी है या जिसने भी घटना किया है उसको हम लोग बिल्कुल पकड़ने के लिए तत्पर हैं और हम लोग उसको पकड़ेंगे। मृतक के पिता मोहन जी प्रसाद ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शहादत मियां, शमशेर मियां, सोनू मियां, आरिफ मियां, आदिल अली, मुन्ना मियां, सुभान अहमद, अहमद अली और दिलशाद अली पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने 10 नामजद सहित 35 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। जो दोषी व्यक्ति है हम लोग उस पर पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। और गोपालगंज की घटना के मायने को आपको समझाते हैं। देखिए, गोपालगंज के बसडीला में क्रिकेट को लेकर विवाद हुआ। क्रिकेट का विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। दूसरे गुट ने बाजार में अंकित और उसके दोस्त को घेर लिया। चाकूबाजी यहां पर की गई, जिसमें अंकित की मौत हो गई और उसका दोस्त जख्मी हो गया। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने बाजार में जमकर बवाल काटा। उनकी ओर से जमकर यहां पर प्रदर्शन किया गया। अब यहां पर देखिए, सवाल यह है कि क्या बिहार में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? सवाल यह भी उठता है कि क्या बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा है? क्या अब अपराधी पुलिस से बिल्कुल नहीं डरते? अंकित की मौत पुलिस के खत्म होते इकबाल का नतीजा है। अगर नहीं तो फिर क्या क्रिकेट खेलने के विवाद में किसी की हत्या करना संभव है? फिलहाल पुलिस इस सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा जरूर कर रही है, लेकिन ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है। पटना के गांधी चौक पर मूर्ति विसर्जन के दौरान गोली लगने से जहानाबाद के छात्र धीरज कुमार की मौत हो गई। धीरज की मौत के बाद पोखमा गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। दहाड़ मारकर रोती, ये वो बदनसीब माँ है जिसका जवान बेटा बेवजह मार दिया गया। तस्वीरें जहानाबाद के पोखमा गांव की है। ये घर उसी धीरज का है जिसकी मौत पटना में मूर्ति विसर्जन के दौरान गोली लगने से हो गई। धीरज की मौत के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। मां रो कर बेहोश हो जाती है। बहन के आंसू रुक नहीं रहे। दादी बदहवास हो चुकी है और पिता की आंखें पथरा गई है। घर वालों को समझ नहीं आ रहा ये क्या हो गया। पुलिस फोन किए थे कि भाई एक्सीडेंट हो गया है। हम लोग को शुरू में नहीं पता था कि क्या हुआ है। तो पीएम से जब भरते तो कोई भैया के दोस्त रवि भैया थे, तो वही फिर बोले कि अंकल को भेज दीजिए, बस इतना ही जानते हैं और कुछ भी नहीं। गरीब माँ बाप का इकलौता बेटा था धीरज। बाप दिव्यांग है। किसी तरह मुंबई में प्राइवेट नौकरी कर घर का खर्चा चलाते हैं, लेकिन सपना था बेटी को कुछ बड़ा बनाने का। इसी सपने को पूरा करने धीरज पटना गया था। BSc पार्ट 1 की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन शुक्रवार को पटना के कारगिल चौक पर मूर्ति विसर्जन के दौरान चली गोली ने धीरज की जान ले ली। लोग बता रहा कि स्पॉट पर ही उसका मृत्यु हो चुका था।
आपको किसी पर डाउट वगैरह भी है? नहीं, मुझे कोई डाउट नहीं है। आपने प्राथमिकी दर्ज कराई है? हाँ, हमने प्राथमिकी दर्ज कराया है, लेकिन अज्ञात लोगों पर कराया है। बड़ी उम्मीदों के साथ गरीब माँ बाप ने अपने इकलौते बेटे को पढ़ाने के लिए पटना भेजा था। सोचा था पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भरी जवानी में लाठी टूट जाएगी और पटना से बेटे की अर्थी वापस आएगी। मूर्ति विसर्जन के दौरान गोली चलने की ये कोई पहली घटना नहीं है। हर साल बिहार के अलग अलग हिस्सों में ऐसी खबरें आती है, फिर भी ना तो लोग सबक लेते हैं और न बिहार की पुलिस। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से राजीव रंजन बीमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अब आपको मूर्ति विसर्जन के दौरान मौत के मायने को समझाते हैं। देखिए, 26 जनवरी को वसंत पंचमी पर सरस्वती जी की पूजा हुई। पूजा के अगले ही दिन शुक्रवार को पटना में मूर्ति विसर्जन हो रहा था। मूर्तियों के साथ छात्र जुलूस निकाल रहे थे। जहानाबाद का धीरज भी मूर्ति विसर्जन के दौरान वहां पर मौजूद था और इसी भीड़ में कुछ अराजक तत्व मौजूद थे। इन्हीं में से किसी ने गोली चलाई और वो धीरज को लग गई। ऐसी घटनाएं हर साल होती हैं। हर साल इस तरह की खबरें सामने आती हैं। कभी विसर्जन के दौरान दो गुटों में टकराव होता है तो कभी गोलीबारी में किसी की जान चली जाती है। शुक्रवार को पटना में फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। गोली चली और एक बेगुनाह की बेवजह जान चली गई और इस वक्त पीड़ित परिवार जो है वो बिल्कुल मातम में है। रामगढ़ कोयलांचल में चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है तो एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे कांग्रेस और आजसू के बीच जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर दिन ब दिन सियासत गर्माती जा रही है। इसके साथ ही सियासी मैदान में एक दूसरे से भिड़ने को तैयार आजसू और कांग्रेस का चुनाव प्रचार जैसे जैसे जोर पकड़ता जा रहा है, वैसे वैसे दोनों ही दलों के बीच जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। कांग्रेस पूर्व विधायक ममता देवी के साथ हुए अन्याय का हवाला देकर वोट मांग रही है तो आजसू ने कांग्रेस पर पूर्व विधायक ममता देवी के नवजात बच्चे के नाम पर सियासत करने का आरोप मढ़ दिया है। यह है कि कांग्रेस को कॉन्फिडेंस ही नहीं कि वहां चुनाव लड़ सकती है। वो एक दूधमुहे बच्चे को सामने रख करके वो चुनाव लड़ने में उतरी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट वर्डिक्ट है कि अगर मां कस्टडी में रहती है, उसका बेटा या बच्चा दूधमुहा है तो उसके साथ में रहेगी। लेकिन तो मजाक बना कर रखा हुआ है लोग। ये तो एक वायलेशन अब जो है ना चाइल्ड एक्ट का, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इससे घटिया बयान राजनीति में और कुछ हो नहीं सकता है और आजसू लगातार इस प्रकार के घटिया बयान दे करके लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास कर रही है वो आसन्न हार को देख करके इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। पहले अपने गठबंधन के उम्मीदवार की घोषणा तो कर दे आजसू। रामगढ़ उपचुनाव के नॉमिनेशन का दिन बेहद करीब आ गया है, पर दोनों दलों ने उम्मीदवार के नाम पर अब तक पत्ते नहीं खोले। हालांकि दबी जुबान से कई नामों की चर्चा जरूर हो रही है। कांग्रेस की ओर से निवर्तमान विधायक ममता देवी के पति बजरंग महतो और देवर अमित महतो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं तो आजसू की तरफ से पार्टी सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता देवी के एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने की बात तय मानी जा रही है। नहीं, देखिए, ये सब तो चीजें संसदीय बोर्ड तय करेगी। ऐसा नहीं कि लड़ चुके हैं वो नहीं हो सकते, वो भी हो सकती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय जो संसदीय बोर्ड करेगी। नॉमिनेशन का डेट जब से नॉमिनेशन शुरू होगा 1 तारीख, तो उस समय घोषणा कर दी जाएगी। अभी कोई घोषणा से कोई बात नहीं बनती। सब लोग, पूरी कांग्रेस पार्टी अपने अपने तरीके से पूरे रामगढ़ की बिसात पर एक दूसरे को मात देने के लिए बेकरार कांग्रेस और आजसू के नेता और कार्यकर्ता भले ही लाख दावे कर लें, पर अंतिम फैसला तो रामगढ़ की जनता के हाथ में ही है। रांची से संजय सिन्हा के साथ रामगढ़ से जावेद खान की रिपोर्ट। और रामगढ़ की सियासी बिसात के मायने आप समझिए। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है। कांग्रेस विधायक ममता देवी की सदस्यता जाने के बाद ये उपचुनाव कराया जा रहा है। पिछले चुनाव में आजसू उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे, इसलिए उपचुनाव का मुकाबला कांग्रेस बनाम आजसू होने की इस बार भी उम्मीद है। उम्मीदवारों का ऐलान अभी तक हालांकि नहीं किया गया है, लेकिन सियासत यहां पर
तेज हो गई है। सभी पार्टी अपना अपना दम खम यहां पर लगा रही हैं। कांग्रेस से ममता देवी के खिलाफ साजिश का आरोप लग रहा है, तो वहीं कांग्रेस नेता बार बार ममता देवी के नवजात बच्चे का जिक्र करते हैं। आजसू का यह आरोप है कि कांग्रेस नवजात बच्चे के नाम पर सियासत करने में लगी हुई है। दोनों तरफ से दावों का दौर लगातार जारी है, लेकिन अंतिम फैसला रामगढ़ की जनता अपने वोट से ही करेगी और ये देखने वाली बात होगी कि किसका पलड़ा भारी होता है। और देखिए, फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।